हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 4 का सेकंड टॉपिक शुरू किया था, डिबेंचर्स, और हमने डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स देखी थी और उसके कुछ फीचर्स हमने देखे थे। आज हम करेंगे बेटा कुछ लीगल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने हैं। लीगल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स, सेक्शन 71। काफ़ी सारे क्लॉजेस हैं बेटा, सबने देखने। पहला, सेक्शन 71 क्लॉज 1 क्या कहता है? इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखो क्या कह रहा है, उसने कहा है अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देम। सुनो बेटा, उन्होंने कहा है अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देम। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो कंपनी अगर चाहे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है बेटा। कंपनी अगर चाहे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है। वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बेटा फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं या पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। तो वो डिबेंचर्स फुली या पार्टली कन्वर्टेबल हो सकते हैं। तो ये डिबेंचर्स फुली या फिर पार्टली कन्वर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन बेटा एक शर्त है, आपको पहले पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, उसी के बाद आप फुली या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर पाओगे। यह आपका क्लॉज 1 था। अच्छा, क्लॉज 2 हमने पिछली क्लास में बेटा कर लिया था। नो वोटिंग राइट, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 यानी क्लॉज 2। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक तरफ इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तरफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और एक तरफ डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास तो वोटिंग राइट होता है ऑन ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन, मतलब वो हर रेजोल्यूशन पे वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है बट ओनली इन स्पेसिफिक केसेस, जबकि बेटा डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। सेक्शन 71 क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है बेटा, नो डिबेंचर्स शैल कैरी एनी वोटिंग राइट्स। तो 71 क्लॉज 2 साफ साफ मना करता है कि किसी भी डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट दिया नहीं जाएगा। फिर आता है सेक्शन 71 क्लॉज 3, ध्यान से समझना है, इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। देखना बेटा, उसने कहा है अ कंपनी में इशू सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो उन्होंने कहा है कंपनी चाहे तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है बट उसे कंप्लाई करनी पड़ेंगी विद सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 18 सब रूल 1 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो बेटा एक बात याद रखना, कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है बट ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विद रूल 18 सब रूल 1 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। और बेटा ये जो रूल 18 सब रूल 1 है बेटा, ये कहता क्या है? रूल 18 सब रूल 1 बेटा ये कहता क्या है, पढ़े एक बार। देखो, द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स शैल नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कुछ याद आता है बेटा? ऐसा ही कुछ केस आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी पढ़ा था बेटा, कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन पीरियड 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है बेटा। हां, कुछ केसेस में 20 साल से ज्यादा हो सकता है बट तब भी 30 साल से ज्यादा तो नहीं हो सकता। कौन सा केस था वो?
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का। यहां पर भी बेटा वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का ना बेटा रिडेम्पशन पीरियड मैक्सिमम 10 साल हो सकता है बेटा, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 10 साल हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स का 20 साल था, सिक्योर्ड डिबेंचर्स का 10 साल हो सकता है। बट उन्होंने क्या कहा, हाउएवर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी में इश्यू सिक्योर्ड डिबेंचर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years बट नॉट एक्सीडिंग 30। मतलब इन चार केसेस में बेटा आपका रिडेम्पशन पीरियड 10 साल से ज्यादा हो सकता है, 10 साल से ज्यादा हो सकता है, बट तब भी 30 साल से ज्यादा तो नहीं हो सकता। 10 साल से ज्यादा हो सकता है, बट 30 साल से ज्यादा तो तब भी नहीं हो सकता। क्या क्या केसेस हैं बेटा? पहला, कंपनीज एंगेज्ड इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय आरबीआई और बाय नेशनल हाउसिंग बैंक और बाय एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years। तो बेटा पहली तीन अगर आप कंपनीज देखो, पहली तीन कंपनीज तो वो तो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही हैं। पहली तीन कंपनीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज ही हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के केस में था, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज हैं। और बेटा जो लास्ट है ना, वो कंपनी है जिसको मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, नेशनल हाउसिंग बैंक ने अथॉरिटी दे रखी है टू इशू डिबेंचर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years। तो याद रखना, पहली तीन तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज ही आ गई, और चौथी वो कंपनीज हैं जिनको परमिशन मिल रखी है कि वो डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? तो अभी पहली बात हमने सब क्लॉज 3 में क्या पढ़ी है बेटा? हमने पढ़ी है कंपनी चाहे तो सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बट उसे रूल 18 सब रूल 1 को कंप्लाई करना पड़ेगा। और रूल 18 सब रूल 1 क्या कहता है? कहता है सिक्योर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन पीरियड 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाउएवर 4 केसेस में 10 साल से ज़्यादा हो सकता है, बट 30 साल से ज़्यादा तो तब भी नहीं हो सकता। पहले तीन है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी, और चौथी वो कंपनी है जिनको परमिशन मिल रखी है कि वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years। ठीक है बेटा, ये तो हो गया ए पॉइंट। अच्छा, अब बी पॉइंट हमारा क्या कहता है बेटा? देखो, द सिक्योर्ड डिबेंचर्स शैल बी सिक्योर्ड बाय क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो ठीक है बेटा, डिबेंचर्स क्या हैं? सिक्योर्ड है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। इसका मतलब कंपनी ने अपना कोई ना कोई असेट तो क्या किया होगा? प्लेज किया होगा, या कंपनी ने अपना कोई ना कोई असेट मॉर्टगेज किया होगा, या कंपनी ने अपना कोई ना कोई असेट हाइपोथिकेट किया होगा। तो चार्ज क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ? प्लेज करा है, मॉर्टगेज करा है, हाइपोथिकेट करा है। ठीक है। अच्छा बेटा सुनो, अब कंपनी ने या तो, बेटा ध्यान से सुनना, कंपनी ने या तो अपने ही असेट्स गिरवी रखे हैं, या फिर अपनी सब्सिडरी के गिरवी रखे हैं, या फिर अपनी होल्डिंग कंपनी के असेट्स गिरवी रखे हैं, या फिर अपनी एसोसिएट कंपनी के असेट्स गिरवी रखे हैं। तो बेटा
असेट्स गिरवी रखने हैं, चाहे अपने रखो, चाहे अपनी सब्सिडरी के रखो, चाहे अपनी होल्डिंग के रखो, या अपनी एसोसिएट कंपनी के रखो। और एक बात याद रखना, जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो असेट्स आप गिरवी रख रहे हो ना, उनकी वैल्यू शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट। तो जो असेट्स आपने गिरवी रखे हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए कि वो डिबेंचर्स की अमाउंट को और इंटरेस्ट को पूरे तरीके से कवर कर पाए। समझ आ रहा है बेटा सबको? पक्का? अच्छा, अब बेटा रूल 18 सब रूल 1 ही पढ़ रहे हैं हम। अब इसमें सी पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना है बेटा, नई बात करेंगे। द कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी and execute a debenture trust deed in form number SH12 to protect the interest of debenture holders। बेटा अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। सिंपल सी एक बात करूंगा, यहीं पर लिख लेते हैं। होता क्या है बेटा, पता है होता क्या है? ये कंपनी है, ठीक है, और ये सपोज पब्लिक है। कंपनी ने पब्लिक को इश्यू करे 12% डिबेंचर्स वर्थ ₹1 करोड़, वर्थ ₹1 करोड़, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ना रूल 18 सब रूल 1 क्या कहता है कि जब भी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करेगी ना, उसे अपॉइंट करना पड़ेगा एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो कंपनी अगर डिबेंचर्स इश्यू करना चाहती है तो रूल 18 कहता है कि आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे पहले एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। तो कंपनी बेटा डिबेंचर ट्रस्टी को क्या करेगी बेटे? अपॉइंट करेगी। तो कंपनी ने अपॉइंट करा एक डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। लो, कंपनी ने अपॉइंट किया एक डिबेंचर ट्रस्टी। बेटा उसके साथ एंटर होगी एक अग्रीमेंट जिसे हम नाम देते हैं ट्रस्ट डीड। कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक अग्रीमेंट बनेगा जिसे हम नाम ट्रस्ट डीड दे रहे हैं। फॉर्म नंबर SH12 में, फॉर्म नंबर SH12 में एक ट्रस्ट डीड बनेगी बेटा, एक अग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। बेटा अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट क्यों किया जा रहा है, पर्पस क्या है इनको अपॉइंट करने का, तो बेटा अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। आपको पता है डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने का बेटा पर्पस क्या होता है? बेटा इनको अपॉइंट करने का पर्पस एक ही होता है और वो है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? बेटा इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज है ना, इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया है? ताकि ये डिबेंचर ट्रस्टीज पब्लिक को यानी डिबेंचर होल्डर्स को क्या कर पाए? प्रोटेक्ट कर पाए बेटा। ये डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट कंपनी ने करे हैं, बट इनको अपॉइंट करने का मोटिव कंपनी को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, बल्कि पब्लिक को प्रोटेक्ट करने का है। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना ही इनका क्या है? मोटिव है बेटा।
पक्का। और ये कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डिबेंचर होल्डर्स। तो बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज के वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बेटा, बस मैं काम की अगर बात करूं तो डिबेंचर ट्रस्टीज का बेटा काम क्या है। सबसे पहले ये देखना कि कंपनी पब्लिक को टाइम पे प्रिंसिपल रीपे कर रही है या नहीं, प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रही है या नहीं। अच्छा, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है ड्यू डेट वाले दिन या नहीं। ये किसका काम है बेटा देखना, डिबेंचर ट्रस्टीज का। तो डिबेंचर ट्रस्टीज का काम है ये देखना कि कंपनी पब्लिक को यानी डिबेंचर होल्डर्स को टाइम पे प्रिंसिपल की रीपेमेंट, टाइम पे इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है या नहीं। अच्छा सर, और क्या फंक्शन होते हैं इस डिबेंचर ट्रस्टी के। बेटा मैंने अभी बताया था ना, हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होती है ना, ध्यान से सुनना, कंपनी को जो प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होती है, मतलब कंपनी जिस प्रॉपर्टी को बेटा प्लेज करती है या हाइपोथिकेट करती है या मॉर्गेज करती है, कंपनी उसका पोजेशन डिबेंचर ट्रस्टी को दे देती है बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कंपनी अपना से फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी प्लेज कर रही है, हाइपोथिकेट कर रही है, मॉर्गेज कर रही है, तो कंपनी अपनी प्लांट और मशीनरी का पोजेशन किसको दे देगी बेटा, डिबेंचर ट्रस्टी को दे देगी। अब डिबेंचर ट्रस्टी का यह काम है देखना कि जो सिक्योरिटी कंपनी ने प्रोवाइड करी है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं टू कवर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो क्या वो सिक्योरिटी सफिशिएंट इनफ है या नहीं कि वो इस प्रिंसिपल को और इस इंटरेस्ट को क्या कर पाए, कवर कर पाए बेटा। तो बेसिकली बेटा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने का यही पर्पस है कि वो डिबेंचर ट्रस्टीज किसको प्रोटेक्ट कर पाए, डिबेंचर होल्डर्स को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। पक्का, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लॉज 3। अब आते हैं क्लॉज 4। इंपॉर्टेंट क्लॉज है बेटा, ध्यान से सुनना है। मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ डीआरआर। जैसे बेटा आपको याद होगा, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के केस में सीआरआर क्रिएट होता था ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वैसे डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के केस में क्रिएट होता है डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, एवरी कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स शैल क्रिएट डीआरआर। उसने कहा है हर कंपनी को बेटा डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। बट मैं इसमें एक बात बता दूं, सब्जेक्ट टू रूल 18 सब रूल 7। बेटा 18 सब रूल 7 ना, इसके लिए कुछ बात कहता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। भाई सेक्शन 71 क्लॉज 4 तो क्या कह रहा है, हर कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है बेटा, सब रूल जो रूल 18 सब रूल 7 है ना बेटा, वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं जिनको कहता है कि डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो याद रखना, हर कंपनी को डीआरआर क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिनको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा बेटा। ये कहां पर पढ़ेंगे, रूल 18 सब रूल 7 में, अभी पढ़ाऊंगा बेटा। फिर DRR shall be created out of profits available for distribution of dividends। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो फ्री रिजर्व्स बेटा। तो उन्होंने कहा है DRR क्रिएट
कहां से होगा? फ्री रिजर्व्स में से क्रिएट होगा। कौन कौन से फ्री रिजर्व्स हैं बेटा? जनरल रिजर्व और पीएल, जनरल रिजर्व और पीएल। DRR shall be utilized only for the purpose of redemption of debentures। बेटा एक बात याद रखना, जो DRR होता है ना, वो एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब इसको क्रिएट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया है बेटा, और वो स्पेसिफिक पर्पस है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो DRR यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए होगा? फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके अलावा और किसी पर्पस के लिए आप DRR को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे बेटा CRR यूटिलाइज होता था बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए, DRR यूटिलाइज होता है सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। समझ आ रही है बातें? अब मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बेटा करने वाला हूं। ये वैसे मैं आपको बताऊं, जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग अकाउंट्स में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक चैप्टर पढ़ोगे बेटा, वहां पर भी आएगा। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, कुछ बातें हैं जो आप वहां पर पढ़ोगे। अभी जितना जरूरी है मैं उतना बता देता हूं बेटा। आओ मेरे साथ एक चार्ट बनाएंगे। हेडिंग लिखना, रूल 18 सब रूल 7। क्रिएशन ऑफ DRR यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड DRRI मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स। बेटा आप लोग फुल फॉर्म लिखना। DRR मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और DRRI मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। ये ना एक चार्ट है जो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा बेटा। बेटा रूल 18 ने ना कंपनीज को 3 पार्ट्स में बेटा बांटा है। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक हैं लिस्टेड कंपनीज और एक हैं अनलिस्टेड कंपनीज। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक है लिस्टेड कंपनीज और एक है अनलिस्टेड कंपनीज। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ना हमने 2 पार्ट्स में बांटा है बेटा। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेटा ये पूरा मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो साथ साथ चलो इसे भी देखते रहते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI और एंड बैंकिंग कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी, यहां पर भी देखते जाओ साथ साथ, एंड बैंकिंग कंपनीज बेटा। ठीक है, तो बेटा यहां पर रूल क्या है, यहां पर रूल क्या है? रूल है बेटा इनको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इन्हें DRR इन्वेस्टमेंट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज को DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, DRR इन्वेस्टमेंट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो DRR नॉट रिक्वायर्ड, DRR इन्वेस्टमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है, ये कौन सी हो गई बेटा? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बेटा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कहा है सेम एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। मतलब क्या हुआ? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रूल्स वही एप्लीकेबल होंगे जो एनबीएफसीज, बेटा एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर अप्लाई करते हैं विच आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई। और बेटा उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, ये देखो एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये देखो एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो याद रखना अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बेटा रूल्स क्या होंगे? एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी। तो जो एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई करते हैं वही बेटा इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। एनबीएफसी के ऊपर क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, बात की बात है बेटा। समझ आया? ये किसकी बात हो गई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा। अभी बेटा अपना लिस्टेड कंपनीज को ध्यान से देखना बेटा। बेटा अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूं तो मैं आपसे पूछता हूं क्या लिस्टेड कंपनी बेटा पब्लिक इश्यू कर सकती है क्या? यस सर, लिस्टेड कंपनी पब्लिक इश्यू कर सकती है। बिल्कुल बेटा, पब्लिक इश्यू करने के लिए पहली शर्त यही है बेटा, कंपनी शुड बी लिस्टेड। ठीक है, क्या लिस्टेड कंपनी बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? बिल्कुल, प्राइवेट प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी पब्लिक इश्यू भी कर सकती है, लिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको पढ़ाता रहता हूं बेटा। ये देखो, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी ये देखो, पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय लिस्टेड कंपनी। तो ये देखो पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय बेटा लिस्टेड कंपनी। पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय लिस्टेड कंपनी विच आर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये देखो बेटा, अब ना उन्होंने क्या करा, पब्लिक इश्यू को दो पार्ट्स में बांटा बेटा। एक पार्ट है पब्लिक इश्यू किसने किया है, एनबीएफसी ने, या फिर पब्लिक इश्यू किया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने। बेटा पब्लिक इश्यू कौन सी लिस्टेड कंपनी ने करा है, एनबीएफसी ने या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, या फिर पब्लिक इश्यू किया है, या फिर पब्लिक इश्यू किया है किसी और लिस्टेड कंपनी ने, अदर लिस्टेड कंपनी ने, या फिर पब्लिक इश्यू किया है अदर लिस्टेड कंपनी ने। बेटा पब्लिक इश्यू किसने करा है, एनबीएफसी ने या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने जो लिस्टेड है, या फिर पब्लिक इश्यू किया है किसी और लिस्टेड कंपनी ने। ये देखो बेटा, देखो बेटा पब्लिक इश्यू किसने किया है, एनबीएफसी ने या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, या फिर पब्लिक इश्यू किया है किसी और लिस्टेड कंपनी ने। बेटा तो बेटा डीआरआर पढ़ना, दोनों ही केसेस में डीआरआर कितना मेंटेन करना है, दोनों ही केसेस में बेटा डीआरआर तो मेंटेन नहीं करना है। इसका मतलब एक बात याद रख लेना,
लिस्टेड कंपनी को डीआरआर मेंटेन नहीं करना है बेटा। किसको? लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को बेटा डीआरआर मेंटेन नहीं करना है। चाहे एनबीएफसी हो, कोई डीआरआर नहीं, कोई डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स है या नहीं वो बात की बात है। अदर लिस्टेड कंपनीज को भी कोई डीआरआर मेंटेन नहीं करना है। इसका मतलब एक बात याद रखना, लिस्टेड कंपनी कोई भी हो उसे बेटा डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इवन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इवन बेटा अगर लिस्टेड कंपनी बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है ना, तब भी डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इसका मतलब एक बात याद रख लेना बेटा, एक बात याद रख लो बस। क्या? लिस्टेड कंपनी को डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, चाहे पब्लिक इश्यू कर रही हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हो, चाहे एनबीएफसी ने किया हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने किया हो, चाहे अदर लिस्टेड कंपनीज ने किया हो, डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है किसी भी लिस्टेड कंपनी को XYZ। समझ आया बेटा? अब कौन सी बात रह गई? डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स की। ये देखो बेटा, किस किस को बेटा डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी बेटा? अगर लिस्टेड कंपनी, ये देखो, अगर लिस्टेड कंपनी जो कि एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो पब्लिक इश्यू कर रही है बेटा, उसे डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी। कितनी? 15%। सिमिलरली बेटा जो अदर लिस्टेड कंपनी है जो पब्लिक इश्यू कर रही हैं, उन्हें भी 15% की डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या कहा बेटा? अगर लिस्टेड कंपनी पब्लिक इश्यू कर रही है बेटा, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक इश्यू कर रही है, तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स कितनी खरीदी जाएंगी? 15%। अगर अदर लिस्टेड कंपनी है तो भी बेटा 15% है डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, 15% किसका? अभी फिलहाल आप 15% ऑफ डिबेंचर्स इसे याद करो, 15% ऑफ डिबेंचर्स फिलहाल। आगे मैं जब डिबेंचर्स चैप्टर कराऊंगा ना आपको अकाउंट्स में, तब क्लियर करूंगा कुछ चीजें बेटा, पक्का। और रही बात बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट अगर करती हैं लिस्टेड कंपनी, तो उन्हें डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये देखो, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं लिस्टेड कंपनी तो नॉट रिक्वायर्ड, पक्का। तो एक बात मैं समअप कर दूं बेटा, समअप कर दूं। लिस्टेड कंपनी चाहे कोई भी हो, पब्लिक इश्यू करे, प्राइवेट प्लेसमेंट करे, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, अदर लिस्टेड कंपनी हो, कोई भी डीआरआर मेंटेन नहीं करना है बेटा, डीआरआर क्रिएट नहीं करना है। और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स भी किस केस में खरीदनी पड़ेंगी बेटा? पब्लिक इश्यू के केस में। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में बेटा ना तो डीआरआर मेंटेन होगा, ना डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदी जाएंगी। पब्लिक इश्यू के केस में बेटा डीआरआर तो क्रिएट नहीं होगा, बट डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी। ऐसे भी याद करो, सुनो सुनो, ऐसे याद कर लो। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में ना डीआरआर ना डीआरआर इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक इश्यू के केस में डीआरआर तो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बस डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी बेटा 15% की, पक्का। और जो रूल्स बेटा, जो रूल्स एनबीएफसी और एचएफसी पे एप्लीकेबल हैं, जो रूल्स एनबीएफसी पे एप्लीकेबल हैं, वही रूल्स बेटा फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई करेंगे। कॉपी करो। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, रही बात बेटा अनलिस्टेड की, तो एक बात पहले बता दो मेरे को बेटा, जो
अनलिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक इशू तो नहीं कर सकती ना बेटा। पब्लिक इशू करने के लिए तो पहली शर्त यही है, आपको क्या कराना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड तो सिर्फ क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकती है ना। अनलिस्टेड तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकती है बेटा। ये देखो, अनलिस्टेड तो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकती है, ठीक है। अब एक काम करो, प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी अनलिस्टेड ने करा वो लिखो। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी अनलिस्टेड ने करा, एनबीएफसी या एचएफसी ने किया है या फिर अदर अनलिस्टेड कंपनी ने किया है। कौन सी अनलिस्टेड कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ने करा, एनबीएफसी एचएफसी ने या अदर्स ने। अगर तो बेटा एनबीएफसी एचएफसी ने किया है, ये देखो एनबीएफसी एचएफसी ने किया है तो नॉट रिक्वायर्ड। तो इस केस में डीआरआर भी क्रिएट नहीं होगा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर अदर्स ने किया है बेटा, अदर अनलिस्टेड कंपनीज ने किया है, तो बच्चे डीआरआर क्रिएट होगा। कितना पढ़ो, 10% का, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदी जाएंगी 15% की बेटा। डीआरआर क्रिएट होगा 10% किसका, डिबेंचर्स का, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदी जाएंगी कितनी, 15% की बेटा। यह चार्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है, लो कॉपी कर लो। बाकी बेटा इस चार्ट को ना प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कैसे होती है वो सब आपको बताऊंगा अकाउंट्स में। चलो आगे चलें बेटा। वो लोग जैसे ही कह रहे थे कि ये जो आपको इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेगी, ये कितनी खरीदनी पड़ेंगी, 15%, है ना। इसमें कुछ बातें आती हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स कब तक खरीदनी है, कोई डेट है क्या, या जब मर्जी खरीद लो। बेटा डेट है, ये पढ़ो, इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी मेड ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर। मतलब हर साल की, हर फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक आपको बेटा इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी। हर फाइनेंशियल ईयर की 30th अप्रैल तक आपको इन्वेस्टमेंट्स परचेज करनी पड़ेंगी। फिर उन्होंने कहा ये इन्वेस्टमेंट्स शैल नॉट एट एनी टाइम फॉल बिलो 15%। बेटा 15% से नीचे ये इन्वेस्टमेंट्स फॉल नहीं करनी चाहिए। 15% तो आपको एटलीस्ट मेंटेन करनी ही करनी है। ये एटलीस्ट है बेटा, इससे ज्यादा आप जितनी ज्यादा रखना चाहते हो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कम से कम 15% तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बेटा एक बात फिर और आती है ना सोचने वाली, इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर कर सकते हैं बेटा, प्रिस्क्राइब्ड है बच्चे। उन्होंने कहा है इन डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल्ड बैंक, बैंक में पैसा जमा करवा दो बेटा, क्या दिक्कत है। इन अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आप खरीद सकते हो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लो। In unencumbered securities mentioned in subclause A to D and EE of section 20 of Indian Trust Act 1882, बेटा as it is याद कर लेना। in encumbered bonds issued by any company which is notified under subclause F और section 20 of Indian Trust Act 1882। तो इन जगहों पे आप अपना पैसा क्या कर सकते हो बेटा, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेटा जितना लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट था ना, मैंने आपको बताया डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। बाकी कुछ नई बातें हैं जो मैं आपको अकाउंट्स में जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराऊंगा ना तब बताऊंगा। बेटा क्लियर हुआ सबको, पक्का। चलो इस लेक्चर में बेटा इतना ही करते हैं। अभी सेक्शन 71 हमारा चल रहा है, हमने कितने क्लॉजेस करे हैं अभी, 4। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू।